ओके, तो उसको समझने के लिए, ग्रोथ स्ट्रेटजीज को समझने के लिए हम जो देख रहे हैं, एक्चुअली हम वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हर लेवल पे, पूरी चेन में हर लेवल पे वैल्यू एडिशन हो रही है, और वैल्यू एडिशन जो होती है तो चीज और एक्सपेंसिव होती है, ठीक, इसलिए इसको वैल्यू चेन भी कहते हैं। लेकिन एक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचना, जो यहां से स्टार्ट होके पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं से सप्लाई होके पहुंच रही है कंज्यूमर तक, तो इसलिए इसको सप्लाई चेन भी कह देते हैं। कुछ लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए ये सप्लाई चेन है, इतनी चेन सप्लाई की है। लेकिन हम पूरी सप्लाई चेन को डिस्कस करें कंज्यूमर के लिए, तो दिस इज द सप्लाई चेन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वैल्यू चेन। तो ये चेन है which is made up of different units. प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बंदा इनिशियली स्पेशली पूरी चेन को ओन नहीं कर सकता। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैमल, दे आर बिग कंपनीज, बट उनका कोई रिटेल स्टोर है अपना? नहीं है। So that means they are also dependent on somebody for wholesaling, for retailing, ताकि कंज्यूमर तक उनकी प्रोडक्ट पहुंचती है। स्टारबक्स वगैरह बहुत बड़ी कॉफी कंपनीज है, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन कॉफी फार्मर्स और क्वालिटी इंश्योरेंस और वो सारी चीजें। सो इतना नहीं पॉसिबल होता कि हर बंदा हर काम कर ले, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस टाइम जो हमारा बिजनेस है, वी आर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू ग्रो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सो होता क्या है कि जब आप इस तरह की चेन को डिस्कस कर रहे होते हो, ये हमने पहले भी एक शॉर्ट सा मैंने आपको करवाया था, किसी ने पूछा था, तो एक्चुअली जो बिजनेसेस हो रहे हैं, वो फार्मर की जो रिलेशनशिप है विद द सप्लायर, ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। व्हाई डू वी कॉल इट अ बिजनेस? बिकॉज ये भी पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है, और ये पैसे बनाने के लिए सेल कर रहा है, ये उससे बाय कर रहा है। ये भी पैसे बनाने के लिए इसको सेल कर रहा है, ये उससे बाय कर रहा है। पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। रिटेलर के बाद जो कंज्यूमर को डायरेक्टली चीज बेची जाती है, वो B2C आ जाता है। यहां तक हमने एक क्लास में पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। सो B2B एंड B2C बिजनेसेस चल रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट समझने वाला जरूरी क्या है? In the value chain or in the supply chain, every person or every unit is making some money. Profit is shared by all the members in the value chain or in the supply chain. Till the consumer, the actual payment is being made by the consumer, जिससे ये पैसे बनाता है। बिकॉज ये इसके लिए काम करता है तो ये पैसे बनाता है, ये इनके लिए काम करता है तो ये चेन में भी पैसे बना रहा है, सप्लायर भी। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर इज मेकिंग सम मनी, ठीक, मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग सम मनी, होलसेलर इज मेकिंग सम मनी, रिटेलर इज मेकिंग सम मनी, एंड देन कंज्यूमर के पास आके एक्चुअली सारी चीज जो है वो कंज्यूम हो जाती है। ये बात समझ आ गई? अगर एक मिनट दोबारा देखिए, सवाल ही आया कि ये भी पॉसिबिलिटी है। Everybody is making some money in the form of profit,
इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन एंड जो भी बाकी बातें हैं सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है गुड। और बेहतर हुआ, अब जल्दी से डेटा चाहे लग जाती। बेहतर है, चलो गुड, इनोवेटिव आइडिया आ गया। अच्छा जी, देन एक तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि एवरीबडी इज मेकिंग सम मनी। नाउ डाउन करते हैं। हमारा प्रॉब्लम अब क्या है? एज अ बिजनेस पर्सन, मैं जो मैन्युफैक्चरर हूं, सक्सेसफुल बिजनेस, मेरे पास जो कैश फ्लोज हैं वो इंक्रीज कर रही है, ठीक, और मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही हूं। मेरे पास कैश फ्लोज बहुत सारी आ रही हैं, पैसा बहुत सारा आ रहा है, प्रॉफिट्स बहुत सारे आ रहे हैं। एक फ्रेज याद रखनी है, ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। ये हमने पहले भी शायद एक दो बार, ठीक, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। If some business is successful, it will be growing. If some business is growing, it means it is successful. So ये vice versa use होती है, majority cases में यही होगा। Now, when you have a lot of money that you're generating from this position in the supply chain, you want to spend this money somewhere. कुछ ना कुछ आपको मजीद करना पड़ता है। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उनको हम इसके एंड में जाके एक दफा डिस्कस करेंगे, बट मतलब और ऑप्शंस भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है कि ये जो मेरा सप्लायर मेरे से डॉलर बना रहा है, बिकॉज मैं उसका कस्टमर हूं, व्हाई नॉट मैं सप्लाई चेन में ये डॉलर भी खुद बनाने लग जाऊं, और इस डॉलर को बनाने के लिए ये सारे डॉलर्स जो मेरे पास कैश फॉर्म में पड़े हुए हैं, इनको इन्वेस्ट करता हूं। तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। वो ये डॉलर जो बनाए हुए हैं, इनको उठा के स्पेंड करता है इन ऑर्डर टू बिकम, सॉरी फॉरवर्ड में चलेंगे पहले, चलो फॉरवर्ड में। अभी वो क्या करता है, फर्स्ट उसके पास ऑप्शन ये होती है कि जो बहुत सारा पैसा मेरे पास बन रहा है और मेरे से आगे होलसेलर भी पैसा बना रहा है, तो व्हाई नॉट मैं खुद अपना कस्टमर बन जाऊं, मैं ही होलसेलर बन जाऊं, और जो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इसको बच रहे हैं वो भी मैं पैसे कमाना शुरू हो जाऊं। मेरे पास जो एक्स्ट्रा कैश फ्लोज हैं वो मैं इन्वेस्ट करके होलसेलर बन जाता हूं, और होलसेलर बन के अब मेरे पास प्रॉफिट मजीद इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे मैं होलसेलर बनूंगा? बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। सो हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर जाते हैं, चेन में फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। सप्लाई चेन में जब फॉरवर्ड मूव करते हैं, द आइडिया इज दैट व्हेन यू बिकम योर ओन कस्टमर, पहले कोई और आपका कस्टमर होता है, अब आप खुद अपने कस्टमर खुद ही बन जाते हो। तो जब आप अपने कस्टमर खुद ही बन जाते हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये क्लियर हुआ? नाउ अब क्या हुआ, आपके पास कैश फ्लोज जनरेट हुई, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है जो हम पहले डिस्कस करना चाह रहे थे। क्या आप कहते हो नहीं सप्लायर मेरे से पैसे बना रहा है और मेरे लिए इजी है अपना सप्लायर बनना, तो फिर आप क्या करते हो, यू बिकम योर ओन सप्लायर
जब आप ये काम करते हैं तो आप चेन में बैकवर्ड्स मूव कर जाते हैं, इसी चेन में बैकवर्ड चले जाते हैं, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बन जाती है। सो स्टार्ट में आप अज्यूम कर लें कि आपके पास ये दो ऑप्शंस है, या तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं या आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बैकवर्ड में हो सकता है कि आप पहले फर्स्ट सप्लायर अपने बने, सेकंड सप्लायर बन गए, या फिर आप अपने फर्स्ट कस्टमर बने, सेकंड कस्टमर बन गए कि ये जो पैसे कमा रहा है ये भी मैं कमाऊंगा। सो यू ट्राई एंड ओन द होल वैल्यू चेन और द होल सप्लाई चेन। इससे आपको ग्रोथ तो हो रही है। अब देखें, जब आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तो आपके पास डॉलर और बनना शुरू हो गए, पैसे ज्यादा आना शुरू हो गए, अब और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। पहले यू वर ओनली अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर, नाउ यू आर अ सक्सेसफुल सप्लायर एज वेल। तो अब हो सकता है कि आपसे कई और मैन्युफैक्चरर भी खरीद रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। बट कुछ नहीं तो आप तो खरीद रहे हैं, आप अपने सप्लायर तो बन ही गए। तो कैश फ्लोज यहां से भी जनरेट होने लग गई हैं, यहां से ऑलरेडी जनरेट हो रही हैं, तो आप फॉरवर्ड मूव कर गए, फर्दर फॉरवर्ड मूव कर गए, फर्दर बैकवर्ड मूव कर गए। इसके साथ साथ एक चीज और गौर करें, आपका कंट्रोल को क्या हुआ है, ओवरऑल बिजनेस के कंट्रोल को इंक्रीज एंड इंप्रूव हो गया। पहले सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर थी आपके लिए वो क्या थी, शायद ज्यादा थी, अब क्या है, खत्म हो गई। उससे आप इंडस्ट्री की इस फोर्स से आप बिल्कुल बरी हो गए। तो ये भी साफ फायदा हो रहा होता है, इसको भी आप प्लस हो सकता है कुछ छोटा मैन्युफैक्चरर जो आपसे सप्लाईज ले रहा है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री में, अब आप सप्लायर भी बन गए, आप होलसेलर भी बन गए। सो आप इस वैल्यू चेन में जब इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अपने आप को, सॉरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाते हैं और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बन जाती है। सेवर वाला बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों करता है। सेवर वाला फॉरवर्ड कर नहीं सकता बिकॉज उसकी पोजीशन ये है। रिटेलर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या करेगा, खुद चावल खाना शुरू हो जाएगा। नहीं सर, फॉरवर्ड तक तो पहुंचा है जी, बैकवर्ड उसके बाद मैन्युफैक्चर करके वो नहीं एक्चुअली उसका स्टार्ट ये था। नहीं वो था, मैं कह रहा हूं कि वो जब आप कुछ और अब वो दोनों में आ गए, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में आ गए, वो मैन्युफैक्चर करके उसका अपना रिटेल है, कहीं और से नहीं मिल रहा। ठीक है, पहले बेसिकली वो सिर्फ उसका एक सेटअप था, फिर उसने बेसिकली अपनी जमीन, हम सुनते हैं। अब देखें उसमें ये हुआ कि वो रिटेलर से यहाँ गया सप्लायर पे। जी सर, सप्लायर पे फिर उसके अपने विंग्स हैं, अब वो डिफरेंट लोगों को सप्लाई कर रहा है, यस उस हिसाब से ठीक है। बट इफ यू कंसिडर देयर एक्चुअल पोजीशन, दे डिड नॉट हैव दिस ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कंज्यूमर तो वो बन नहीं सकता, तो बैकवर्ड ही क्या है, वो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में है। केएनएन बैकवर्ड, केएनएन अपने रिटेल स्टोर्स भी नहीं खोले, फॉरवर्ड में तो गया ना, वो तो है। बैकवर्ड के फॉर्म्स पहले उनके अपने थे, पहले से थे। केएनएन की एब्रिविएशन बताएं मुझे। खालिद एंड मुशाबा, ठीक है, मुशाबा। वैसे लोग इसको नवाज एंड कुलसूम भी कहते थे, बट इट इज खालिद एंड मुशाबा। सो व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, इन्होंने स्टार्ट ही फार्मिंग से और उससे किया था, दे वेंट फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड ही आए जा रहे हैं अभी तक। उनकी वर्ड्स होगी सर, अगर वो फीड में जाए, फीड में वो नहीं गए अभी तक, फीड में शायद वो नहीं गए अभी तक, फीड में ख्याल में वेजिटेबल से गए, एजुकेशन ने फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ कर दिया। वो हर तरफ। तो डिपेंड करता है, मैंने इसीलिए मिडिल पोजीशन चूज की ताकि मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों नजर आ सके। बट इफ यू आर हियर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सेवर, यू कैन नॉट फॉरवर्ड इंटीग्रेट। थोड़ा सा मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि रिटेल से कंज्यूमर वाला फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब देखिए, रिटेल इज द लास्ट B2B place. जी सर, After this, the only place you make money is the B2C.
तो आप यू कैन नॉट बिकम योर ओन कस्टमर। रिटेलर जो है उसके बाद कंज्यूमर ही चीज खरीदता है जो कंज्यूम कर जाता है। फर्दर इस चेन में डॉलर नहीं है, ठीक है? बिजनेस ऐसे ही करते थे। नहीं, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप रिटेलर से बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऑप्शन है, फॉरवर्ड की इंटीग्रेशन के ऑप्शन नहीं। सर इंटीग्रेशन का ऑप्शन तो स्टार्ट होगी मैन्युफैक्चरर से। नहीं, आपने देखना है कि आपका बिजनेस किस जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक स्कूल है जो प्ले ग्रुप स्कूल है, जी सर, ठीक है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्लेस पीपल कम, द बच्चा कम। मतलब वो डे केयर भी है, चले हाँ डे केयर बना सकते हैं। अगर डे उन चीजों में बैकवर्ड कर सकते हैं, हाँ उन चीजों में कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर जो लेवल्स ऑफ एजुकेशन है उसमें नहीं कर सकते। एंड इसी तरह अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसमें इंडस्ट्री बना के अपने लोग भिजवा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद लास्ट डिग्री इज डन इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है, तो उसमें फॉरवर्ड की पॉसिबिलिटी उस तरह नहीं होती। आपने ये देखना है कि आप किस पोजीशन पे हैं, वहां से फॉरवर्ड बैकवर्ड की क्या ऑप्शन है। अब नहीं, डिपेंड करता है किन किन चीजों में आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जा सकते हैं। पोस्ट डॉक नहीं कराई, अब वो इंट्रोड्यूस को करा रही है, तो उसको हो गए फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। पोस्ट डॉक एक्चुअली डिग्री नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा उसको, बट यस अकोमोडेट कर रही है। पोस्ट डॉक नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करती है, पीएचडी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करती है इन टर्म्स ऑफ कैश। खर्चा ज्यादा होता है, पैसे कम आ रहे होते हैं, तो वो फिर और बिजनेस के आ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप वैल्यू या सप्लाई चेन में किस पोर्शन से एसोसिएटेड है फिलहाल, या कहां से आपने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग होल सेलिंग में स्पेशलिस्ट हैं, आईबीए के नाम से, और इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ इसमें स्पेशलिस्ट हैं। अल्फता क्या है? रिटेलर है, वो फेमस रिटेलर है, लेकिन उनके पास बैकवर्ड की ऑप्शन है एंड दे आर अवेलिंग इट। उन्होंने होलसेल खत्म कर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं वो, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फूड आइटम्स अपनी है, ब्रेड है, वाटर है, हो सकता है वो राइस और मेज वो सारी चीजें मंगवा सकते हैं, तो बैकवर्ड में वो जा सकते हैं, बट फॉरवर्ड में आर्गुमेंट ये कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस लेके बहुत आगे आती है, सेवन एग्जांपल है, मतलब उन्होंने स्टार्ट यहां से किया जी, और अब जगह पे है, इसमें ये मैटर करता है कि मतलब एक बेसिकली दुकान ही खोली है, उसकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। इसलिए तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जब उससे स्टार्ट किया, वो कुछ और था, अब वो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में एक कर रहा है, अपनी उसके डिसीजन से जांच से स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये करंट सिचुएशन पे हम जो पढ़ने की सेंस में देखते हैं, करंट सिचुएशन से देखते हैं, बैकवर्ड जाके फॉरवर्ड आ सकते हो, लेकिन वो फिर उसमें तो थोड़ा सा वेट करें, हमने आगे जाके इसको मजीद अभी ग्रोथ पे जाना है, फिर आपको और ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, ठीक है ना? अब जैसे सर सॉइल पे डाल ये जो कास्ट की है, अब बेसिकली इसका ये है कि ये लोग उनकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड भी है स्कूल्स की, ना ऐसे कि वो नॉन एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं तो वहां पे भी जाते हैं, और फॉरवर्ड क्या ऐसे यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मजीद पॉसिबल नहीं ना, इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन वो भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनना होगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, उस तक हम अभी पहुंचते हैं। सो वंस यू आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब आप कर रहे होते हो, तो जब आप चेन के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे होते हो, which means when you become your own supplier and your customer, आप actually vertical integration कर रहे होते हैं। ये दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किसी भी फॉर्म में ओवरऑल इनको वर्टिकल इंटीग्रेशन कह देते हैं। एक्चुअली इसको जब बनाते हैं तो चेन को, बिकॉज जगह कम की वजह से ऐसे वैसे चेन को मैं ऐसे यूजुअली बनाता हूँ, तो दिस इज वर्टिकल, ऐसे ही है। तो
in order to understand what is vertical integration, आप supply chain को ज़हन में रखेंगे, and then forward move करना, backward move करना is vertical integration. Vertebral column से याद रखना, read KTC. ये clear हुआ? Now, नहीं सर, नहीं clear हुआ? नहीं सर, वर्टिकल की तरह समझ नहीं है सर। ये वर्टिकल, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है कि अगर आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ आर नोन एज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल का मतलब है कि आप टॉप से डाउन या डाउन से टॉप इस तरह जा रहे हैं, इस तरीके से। सर फिर उसको एक अलग नाम क्यों दिया गया? मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑलरेडी बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है सर। इसलिए दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अभी इसका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, अभी क्लियर हो जाता है, ना हुआ फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना। सो व्हाट इफ यू ओन ऑल ऑफ योर कस्टमर्स एंड ऑल ऑफ योर सप्लायर्स। इसके बाद आपके पास मूव रह नहीं जाती, आप पूरी की पूरी चेन के मालिक बन गए हैं, बट देयर आर स्टिल ऑप्शंस। वो ऑप्शंस क्या है कि अब आप ही तो कंपनी नहीं है सिर्फ उसमें, पूरी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एंड कंपनी का डिफरेंस सबको आई होप पता है ना। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज ऑपरेटिंग इन वन मार्केट। सो अब आपने क्या किया कि यू वर मैन्युफैक्चरर, आपने दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया। तीसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया, बट विद इन द सेम इंडस्ट्री, विद इन द सेम इंडस्ट्री। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सेम इंडस्ट्री में आपने दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया। फॉर एग्जांपल सेम इंडस्ट्री, यस, वारिद एंड जैज, एक्सीलेंट एग्जांपल। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो नहीं है ना वो। अगर जैज जी, तो मर्जर एक्विजिशन इज एक्चुअली ग्रोथ स्ट्रेटजी, बट आप दूसरे मैन्युफैक्चरर को या अपने ही टाइप के दूसरे किसी जिस भी लेवल पे हो, आप रिटेलर को नहीं को खरीद लेते हो। इन टर्म्स के डिफरेंट मीनिंग है। मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, hostile takeover, all of them have different meanings. हाँ, जो भी है, but the idea is that one company bought the other company, suppose, or take over या जो भी, but in words के separate मतलब है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। किसी भी फॉर्म में आपने जब अपने ही लेवल के कंपनी को उसी इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए खरीद लिया, मर्जर एक्विजिशन जो भी है कर लिया, तो ये आपके पास ऑप्शन बचती है। कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, आप दूसरी किसी कंपनी से खरीद लेते हैं। ये भी इंटीग्रेशन ही है, बट दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल है। और यू वर होलसेलर और आपने किसी और होलसेलर को खरीद लिया। यू वर रिटेलर, आपने रिटेलर को खरीद लिया, या रिटेलिंग मिक्स कर दी। Sir, इसमें identity of the other company has to be maintained like Again, जो words बात कर रहे थे ना, if it is a merger, they usually give a new name, Sony Ericsson, मिसाल के तौर पे। If it is a strategic alliance, तो डिपेंड करता है कितना पोर्शन आपने खरीदा है और कितना पोर्शन है सिर्फ उसके राइट्स मिलते हैं, अदरवाइज। If it is a joint venture, Lenovo versus Lenovo and HP, तो वो Lenovo HP का होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उस कंपनी को इनगल्फ किया अपने आप में। same level पे करना जरूरी है। नहीं, Manufacturer नहीं, आप हो सकता है मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आप अपनी सप्लाई चेन में वापस नहीं गए, आपने किसी दूसरे सप्लायर को कर दिया।
लेकिन इसमें फिर अगेन वही मसला आ जाता है, ये सप्लायर अगर सबका था, सबका ही सप्लायर था, तो फिर आपने बैकवर्ड किया, ठीक है। बट इस सेम लेवल पे जाते हैं तो फिर आपने डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की है। जी, ऑनलाइन लोगों को कुछ थोड़ी सी और क्लैरिटी हुई है? जी सर। कंपनी एक्वायर्ड ना की जाए, खोल ली जाए, सेम ब्रांड में नया ब्रांड लॉन्च कर दिया जाए। अच्छा, उस पे अगर अपने ही उस चिकन सब लॉन्च कर देता है, वो मार्केट स्ट्रेटजी, वो भी ग्रोथ स्ट्रेटजी है। उस पे एक तो भी एनसॉफ मॉडल पढ़ाऊंगा, उस पे जरा पता चलेगा हमें। दूसरा ये है कि अब ग्रोथ स्ट्रेटजीज की मल्टीपल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, आप सब ब्रांडिंग कर देते हैं, सर्विस एंड इंडियो, इन्होंने ये किया ना, नए ब्रांड से खुद ही हैं बैकएंड पे और बेचना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अम्ब्रेला ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा होता है, यूनिलीवर ये करता है। यूनिलीवर खुद इटसेल्फ ब्रांड है, बट वो वैसलीन को एक अलग ब्रांड ट्रीट करता है, डव को एक अलग ब्रांड ट्रीट करता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ब्रांड है, बट वो जिलेट को एक अलग ब्रांड ट्रीट करता है। तो वो फिर निशेस में जाके चीजें बेचना शुरू, वो भी ग्रोथ ही है। वो हॉरिजॉन्टल में आपने कहा था कि सेम मार्केट होनी चाहिए ना, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आती है। नहीं, नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा, वो एनसॉफ्ट मॉडल पे जाकर क्लैरिटी होगी उसकी। अच्छा, ये जो हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इससे पहले एक ऑप्शन होती है, उसको कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। उस पे अभी थोड़ी देर में बताऊं, ठीक है। हालांकि वो पहले हमें पढ़नी चाहिए, इंटेंसिफिकेशन पहले पढ़नी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लेट पढ़ेंगे। इसमें ये जरूरी है कि एक्वायर किया जाए या एग्जैक्टली उसी तरह का आप नहीं कर सकते, हैज टू बी एक्वायर्ड। क्रिएशन में आगे फिर क्वेश्चन मार्क्स पड़े हैं कि आपने जब क्रिएट किया तो केएनएस क्या फ्रोजन फूड ही बेच रहा है? अगर फ्रोजन फूड ही बेच रहा है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं है, इस वजह से कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। या फिर आप अपनी सेगमेंटेशन थोड़ी चेंज कर दे तो वो भी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में ही है। इसकी और उधर ही है मर्सिडीज, तो ये क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इसमें नहीं आएगा? देखो वो खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट बना दिया है, ग्रोथ स्ट्रेटजी। वो तो फिर सपोज इट्स न्यू कंपनी, वो नई कंपनी है। वो सब पता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है बात। अब डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने एसपीयू लॉन्च किया है या उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बना। कहीं उस पे नहीं लिखा हुआ नहीं तो सब तो ताल्लुक ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूं कि बैक ऑफ द है, ये स्टोरी है कि दोनों बेसिक चीज सेम ऑपरेशनल कंपनी ने अपना कंप्यूटर खुद ही लॉन्च किया है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ठीक, तो ये बैक ऑफ द स्टोरी है एक। अगर उन्होंने ऐसे किया है तो उन्होंने सब ब्रांडिंग की, सब ब्रांडिंग की, एक नया ब्रांड के नाम से सेम चीज बेच। हो सकता है हाँ वो सेगमेंटेशन फर्क कर ली हो कि खुद वो हाई एंड को टारगेट कर रहे हो और लो एंड के लिए सब ब्रांड बना दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, उसमें नहीं आता। अगर इफ इट इज द सेम का फिर हाँ, फिर तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, पक्की हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नहीं, सब ब्रांडिंग के लिए जरूरी है कि नाम फर्क हो जाए, डिफरेंस होगा ही, डिफरेंस होने के बाद ही सब ब्रांडिंग होगी, वरना तो सब ब्रांडिंग फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या ऐसी चीजें हैं। सब ब्रांडिंग है, वो हमेशा सब ब्रांडिंग पे जाता है। बहुत छोटा सा करके साइड पे यूनिवर्सल लिखा होता है, यस हाँ, इसलिए उसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग कहते हैं। अम्ब्रेला में वही यूनिलीवर ही चल रहा होता है, लेकिन नीचे ब्रांड्स डिफरेंट चल रहे हो। ये एक्चुअली ग्रोथ के लिए टेक्निक होती है, ये ग्रोथ के लिए टेक्निक है। एक तरीका है कि आप इस तरीके से ग्रोथ कर असल में इसमें बहुत सारी आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है।
सब ब्रांडिंग, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि लिप्टन का एक प्रोजेक्ट किया और उसमें हमने ऐड बनाया और ऐड में एंड में यूनिलीवर का एक बड़ा सारा कर्टन आता है। तो जब हमने यूनिलीवर वालों को ऐड दिखाया, उनका ये हटा दें, ठीक है, क्यों? यूनिलीवर से तो आपका लिप्टन का ज्यादा ब्रांड अच्छा होगा। देखा, हम ये काम नहीं करते। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? इफ यू आर ऑपरेटिंग विद 300 ब्रांड्स और सबको हम यूनिलीवर के नाम से बेचना शुरू हो जाएं, किसी एक ब्रांड की डिससैटिस्फैक्शन हमारी 300 ब्रांड को अफेक्ट करेगी। इसलिए हम ये काम नहीं करते। लिप्टन ने जिंदा रहना, अपने बलबूते पे जिंदा रहे, फिर हम उसको ब्रांड मानेंगे, वरना यूनिलीवर पे तो जिंदा हो जाएगा। लेकिन यूनिलीवर को हो सकता है कि एक उसकी वेन कटे तो पूरी बॉडी पूरी यूनिलीवर को तबाह करेगी। तो इसलिए हम यूनिलीवर का वर्ड यूज नहीं करते इन ऑर्डर टू सेल लिप्टन, वैसलीन और डव। दे आर सब ब्रांड, दे शुड सस्टेन देमसेल्व्स। तो उनके और बड़े फैक्टर्स हैं ना, उस वजह से वो सब ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। सो आइडिया इज कि जब भी आप इस तरह मूव करते हो तो इट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जब आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हो तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रही होती है। दोनों तरीके से आप एक्चुअली ग्रो ही कर रहे होते हो। नाउ अनदर सिचुएशन, आपने दो कर दी, एक बार उसको करो। अनदर सिचुएशन इज कि आप अपनी ही इंडस्ट्री में पहले कर रहे थे ये काम, अब आपने क्या किया है कि आप दूसरी इंडस्ट्री में चले गए हैं। इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक्चुअली नहीं कहना चाहिए मैंने, जी वो मैंने उसको हेडिंग नहीं चेंज कर सका। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। So ये this is not horizontal integration, this is diversification. ये डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफाई आप कर गए हैं फ्रॉम योर ओन इंडस्ट्री, यू वेंट टू अनदर इंडस्ट्री। यहां तक समझ आ रही बात? इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं डाइवर्सिफिकेशन। वन इज related diversification, related. The other one is unrelated diversification. पहली बात, जब आप दूसरी इंडस्ट्री में चले गए तो आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, लेकिन डाइवर्सिफाई किस तरीके से किया? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की है या अनरिलेटेड की है ना? अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स में थे, गोरमे आप रन कर रहे थे, एंड यू वेंट इनटू रेस्टोरेंट, ऑल्दो dine-in restaurants and bakery are two different industries, but both are part of mainly food industry. फूड का तो पार्ट है ना दोनों, सो मिलती जुलती चीजें हैं। उसमें भी कुकिंग होती है, इसमें भी कुकिंग होती है, उसमें भी ड्रेसिंग होती है चीजों की। सो आपने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की है, खाने पीने वाले लोगों से मिलती जुलती ही डाइवर्सिफिकेशन की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फार्मेसी बना ली अपनी, नाउ फार्मेसी इज वन इंडस्ट्री, bakery is one industry, but they are not related. Although आपको घर में खा के मेडिसिन खानी पड़ती हो, वो अलग मसला है, somehow they are related, but industry wise they are not related. That is also unrelated. If they went to media, if they went to, for example, colleges, जिस तरह पंजाब ग्रुप ने ये किया, पंजाब ग्रुप पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एग्जांपल है इन सारी चीजों के लिए। They started from a college, then they made their university. वो क्या थी? Forward integration. They became their own customers. Then they made their schools. It was backward. So horizontal integration की.
उसके बाद अगर उन्होंने कोई और कॉलेजेस को कभी खरीदा हो तो वो उनकी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी। फिर उन्होंने क्या किया, रिसोर्स एकेडमिया बना दिया। रिसोर्स एकेडमिया इस पंजाब कॉलेज का वो पंजाब स्कूल बना। रिसोर्स एकेडमिया हाई एंड को टारगेट करता है, पंजाब स्कूल, लाइट स्कूल ये जो है ये लो एंड को टारगेट कर रहे होते हैं। ये तो उनका रिलेटेड वो चीजें थी। देन दे वेंट टू डोसे बेकरी, लाहौर में डोसे, DOCE, डोसे बेकरी। दैट वाज अ कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, दे वेंट टू द फूड इंडस्ट्री, द बेकरी इंडस्ट्री। Then they launched their Dunya News. Again, unrelated diversification completely, media. But this is how they're growing. And then they also launched their newspaper, I guess. वो related था for the Dunya News. Channel के लिए वो media industry में था, but for Punjab College it is unrelated. So ये आपके पास options होती हैं जो आप ग्रोथ में कर सकते हैं in terms of supply chain growth. And then you have the option कि आप कैसे मर्जी फिर डिफरेंट कंपनीज के सप्लायर बन जाएं, डिफरेंट कंपनीज के कस्टमर्स बन जाएं, एंड करते करते आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो द इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो तो इन सारी चीजों से बनती है। अब अगर आपके या वेट कर लेते हैं, क्वेश्चंस एंड में लेते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें भी और डिस्कस होने वाली रहती। एक मॉडलिंग का जनरल सा मॉडल है जो सब लोग पढ़े होते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा जरा पहले सप्लाई चेन क्लियर तो हो कि क्या है, वो एक अलग किस्म की ग्रोथ स्ट्रेटजीज है। अच्छा जी, अब ये भी हमारे पास ऑप्शन 7 होती हैं। आप इस पे जरा ग्राफ देखें अगर, तो आपको ये पता चलेगा कि देयर आर टू थिंग्स। बस कुछ जब मैं उधर जाऊं तब आप एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, ये दो इधर एंड है, मैट्रिक्स बना हुआ है, इसीलिए इसको एंसॉफ मैट्रिक्स कहते हैं। देन यू हैव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स भी कहते हैं कुछ लोग इसको, बट इट इज एंसॉफ मैट्रिक्स। अब आपके पास ग्रोथ की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आप अपनी ही मार्केट में रहते हैं और पहले वाली प्रोडक्ट्स को ही बेचते हैं। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, उसी एरिया में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। Increase sales to the existing market, penetrate more deeply into the existing market. Now, जरा एक आप सिनेरियो सुने। If there's a market जिसमें 100 कस्टमर्स हैं टोटल, ठीक, 100 कस्टमर्स, आपने पिज्जा स्टार्ट किया है और फिलहाल 20 पीपल आर ईटिंग योर पिज्जा एवरी मंथ, वंस इन अ मंथ, 20 पीपल। आपका पहला जो तरीका होगा कि आप बिकॉज पिज्जा ही बना रहे हैं, अच्छा पिज्जा बना रहे हैं, 20 लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, आप जानते हैं उनको, आप उनको मंथली से वीकली पे लेके आ रहे हैं। पहले वो मंथली पिज्जा खा रहे थे, एक पिज्जा पर पर्सन। अब आप उनसे कोशिश करें कि उन्हीं लोगों को वही प्रोडक्ट वीकली बेसिस पे बेचना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, सेल पहले 20 पर मंथ सेल होती थी, अब कितनी हो जाएगी, 80 सेल हो जाएगी।
अगर उन 20 लोगों को हम डेली बेसिस पे ले आए कि डेली पिज्जा खा रहे हो उन्हीं लोगों को, तो कितनी सेल हो जाएगी? 30 to 20, 600 पिज्जा बेच रहे हैं। सेम कस्टमर्स, सेम प्रोडक्ट, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा। क्या उनको 3 टाइम या 2 टाइम पिज्जा खिला सकते हैं? मे बी, बट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिमिट जहां आपको ये स्ट्रेटजी नहीं चल सकती मजीद। ठीक, तो डेली तक आपने उनको खींच दिया। नाउ you have the rest of the 80 people who are not eating pizza, अब उनको टारगेट करें, या जहां भी आपको लगे कि 20 वीकली से आगे नहीं जा रहे तो स्टार्ट टारगेटिंग द रेस्ट ऑफ द 80 पीपल। वो जरा मुश्किल काम है बिकॉज वो नए कस्टमर है ना, उनको गेन करना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप 100 के 100 को पिज्जा खिलाना शुरू कर दें एवरी डे। So if 100 of them are eating pizza every day from your shop, how many pizzas are we selling? 3000 pieces. So 600 से आपके पास जंप है 3000 का, but again you're going to exhaust somewhere. हो सकता है आप 600 पे एग्जॉस्ट कर जाएं, हो सकता है आप 20 से ऊपर कस्टमर को टारगेट ना कर सकें, देयर आर लिमिटेशंस, और आपसे बेहतर भी हैं लोग, वो जो 80% लोग रह गए हैं वो ज्यादा पैसे वाले हैं, आप घटिया पिज्जा बना रहे हैं, फर्क हो सकता है। सो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट कर जाएंगे। इसकी स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने क्या की होती है, ज्यादा प्रमोशन करते हैं, एक्सपायरी डेट शॉर्ट रखते हैं चीजों की, पैकेजेस शॉर्ट लॉन्ग पैकेजेस हर किस्म के साइज में वो चीजें अवेलेबल करते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना, पेनिट्रेट उसी मार्केट में उन्हीं कस्टमर्स को, उसके एक ही प्रोडक्ट के थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर्स कर देते हैं ताकि और लोग वो हो जाए। कॉस्ट डिफरेंशिएशन में कर देते हैं, यहाँ किसी भी तरीके से उनको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे मजबूर करते हैं कस्टमर्स को। When Nestle started, they did not used to write 8 glasses per day, पीना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम 1 ग्लास भी कोई नहीं पीता था नेस्ले पानी। अब उन्होंने लिखा हुआ कि ये अगर खरीदना है तो 8 ग्लास कम से कम पिए, तो उस 8 ग्लास के चक्कर में उनकी बॉटल तो बिक जाती है ना। इसी तरह कॉस्मेटिक्स की तो ये बहुत सारी केस स्टडीज हैं कि अप्लाई द फलानी क्रीम इन मॉर्निंग, इवनिंग, सपर, डिनर, ब्रेकफास्ट, सारे टाइम पे असर फिर भी कुछ नहीं होगा, बट स्टिल व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे करें। अब प्रॉब्लम यह है कि मेडिकली वो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा लगा लें, अदरवाइज वो कहेंगे इनको पहले पूरे मुंह में भर के फिर ब्रश करें। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप अपनी लाइट भी साफ कर सकते हैं इससे। जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जाता है कि टूथपेस्ट लगा के आप पूरी गाड़ी की लाइट साफ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। पहले आप उसके लिए कोई और चीज खरीदते हो, टूथपेस्ट से कर रहे हैं। सो बाय एनी मीन्स when you are trying to increase your sales of the same product to the same people, it is market penetration. ये सबसे आसान है इन 4 ऑप्शन में से। रिस्क कम है, मार्केट अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, आप उन लोगों को जानते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को भी जानते हो, आप उन लोगों को भी जानते हो। So this is the easiest of the growth, and it should be the first choice. आप कर सकते हैं इसको, but अगर आपने ये देखा कि now the product is doing very well, but you cannot sell it more than what you're selling. So what you do is, दोनों 3 ऑप्शंस हैं फिर भी, but what you do is the second option should be market development. अब जरा एक और चीज साथ साथ ध्यान में रखना है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो रहे हैं इसमें। आप नॉन मार्केट नॉन प्रोडक्ट है तो रिस्क बहुत कम है, इजी स्टेप्स हैं। यहां क्या है, नॉन प्रोडक्ट
अननोन मार्केट, नई मार्केट में जा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट लेके नई मार्केट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तहजीब इज ओपनिंग इन लाहौर और सेवर इज ओपनिंग इन लाहौर। न्यू मार्केट, प्रोडक्ट पे उनका फुल कमांड है। आपको पता है बहुत सारी चीजें इस तरह फ्लॉप होती हैं। सेवर भी एक्चुअली फ्लॉप होकर वापस आया था। अभी अगेन दे ट्राइड और मे बी दे आर ट्राइंग, बट स्टिल न्यू मार्केट टैकल करना इतना आसान काम नहीं है। Many restaurants which were working very good in Lahore, they flopped in Islamabad. Many businesses which were doing very good in Karachi flopped in Islamabad and Lahore. So जब आप नई मार्केट में जाते हैं तो रिस्क इंक्रीजेस, प्रोडक्ट फुल कंट्रोल, मार्केट काइंड ऑफ जीरो कंट्रोल, बट स्टिल आपके पास ये ऑप्शन होती है ग्रोथ के लिए। इफ यू डू दिस, it is known as market development. Again, almost the same thing that you can do is you in the same market with the new product. पिज्जा बनाने वाले ने सैंडविचेस, बर्गर्स बनाना शुरू कर दिया। Now there is one more concept जो growth strategy को हिंडर करता है। That concept is known as cannibalization. Growth में cannibalization जरूर होती है। Cannibals कौन होते हैं? जो अपनी स्पीशी को खाते हैं। इंसान जो इंसानों को खाते हैं उनको cannibals कह देते हैं। तो cannibalization का मतलब ये होता है कि जब आप पिज्जा से बर्गर्स बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि जो 20 लोग पिज्जा खाते थे उनमें से 5 बर्गर खाना शुरू करते हैं और 10 नए आपको मिल जाए, तो ये आपके 15 रह जाए। ऐसे ही है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कैनिबलाइजेशन। व्हेन यू गो टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इफ इट इज अ रिलेटेड प्रोडक्ट, कैनिबलाइजेशन इज बाउंड टू हैपन। इस स्ट्रेटजी में ये गौर करना पड़ता है कि कितनी कैनिबलाइजेशन हो रही है। आपको पता चले आपकी प्रीवियस प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो पे चली गई, नहीं बिकनी शुरू होगी, तो फिर कोई खास आपने काम नहीं किया। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैनिबलाइजेशन हो जाती है, फिर आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस करके चलना पड़ता है। मार्केट सर्च करते हैं। मसलन आपने लक्स के 9 फ्लेवर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 10th लॉन्च करना है। आपका कस्टमर तो वही 100 ही है। पहले वो 11 हर फ्लेवर को 11 लोग टारगेट कर रहे थे। अब आपने 10th जब लॉन्च किया तो सब 10 पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सब की सेल अबाउट 10% डिक्रीज होगी, अबाउट 10%। तो आपको उनकी प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई चेन, उनका सारा कुछ जो है वो रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रोडक्ट में कैनिबलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल करना तो है आपने। तो इफ यू डू दिस, दैट यू आर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट बट यू आर इन द सेम मार्केट, तो आपका जो स्ट्रेटजी है दैट इज नोन एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जी, ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये तो वापस बीसीजी की तरफ नहीं जाती, बीसीजी की तरफ अगर जाती है तो कोई मसला नहीं है। आपका जैसे कैनलाइजेशन आपको भी कहते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट काउ हो गया तो आपका स्टार्ट भी हो सकता है। आपको उसको फिर देख कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा ना। मैंने इसलिए बताया कि कैनिबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो कि क्या हमारी पुरानी प्रोडक्ट को बिल्कुल जीरो नहीं कर देगा। एंड अगर आप नई मार्केट में जाते हैं विद न्यू प्रोडक्ट, तो नाउ बोथ आर अननोन। यहां एक नोन चीज थी, मार्केट नोन थी, प्रोडक्ट अननोन थी। यहां दोनों अननोन चीजें हैं।
एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। द मोस्ट risky move towards growth out of these four. Mediocre risky होती है, mediocre risky होती है, and less risky होती है. But the first option, the second, and then the third. ये अननोन यू है, एक चीज अननोन है, एक नोन है, इधर दोनों अननोन है, इधर एक नोन है, एक अननोन है, इधर दोनों नोन है। कुछ स्टडीज ने इसका जो एनालिसिस किया है, कुछ स्टडीज का एनालिसिस बता रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा। आपको कस्टमर गेन करना इस एरिया में कॉस्ट यू अबाउट 10% ऑफ योर एग्जिस्टिंग कॉस्ट। 30-30 इनमें आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए पर कस्टमर, एंड 50 to 70% कॉस्ट आपको यहाँ इंक्रीज करनी पड़ती है शुरू में कस्टमर गेन करने के लिए। मतलब कहने का मकसद ये है, जब तक ये फिल ना हो, एग्जॉस्ट ना हो जाए, इधर जाना बेवकूफी है। जब तक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, इधर जाना थोड़ी सी बेवकूफी है। इमेजिन ये करें, इन स्ट्रेटजीज को देखते हुए एक चीज इमेजिन करें, इफ यू कैन इमेजिन और अंडरस्टैंड। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूं। इफ यू हैव अ पॉट, और कुछ इस तरह की इनकी अरेंजमेंट है, यहां से अगर आप वाटर पोर इन कर रहे हैं, तो द बेस्ट इज कि फर्स्ट इसको फिल करना है। Once all the glasses filled, then move towards them, and then move towards them. ये बात समझ आई कि नहीं? पहले आप इसको फुली यूटिलाइज कर लें इस ऑप्शन को, फिर इन दो ऑप्शंस की तरफ जाएं और फिर इसकी तरफ जाएं। बट समटाइम्स ये तीनों ऑप्शंस इमीडिएटली एग्जॉस्ट हो जाती हैं। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। देखो, गवर्नमेंट ने पहले साल ही तो नहीं फार्मेसी बना ली, उन्होंने देखा अब इससे ज्यादा हम लोगों को बेकरी नहीं बेच सकते, तो फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। फिर उन्होंने बॉर्नविटा भी बनाई उसी में। फिर जब उन्होंने देख लिया कि रेस्टोरेंट का मजीद कुछ नहीं कर सकते, देन दे वेंट टुवर्ड्स फार्मेसी, फर्नीचर एंड इन चीजों की तरफ। इसमें ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप बेच नहीं सकते, और भी तो लोग बेच ही होते हैं, so targeting the customer। उनकी वजह से भी नहीं की दफा बेच सकते। तो ये बात कहते हैं कि इसमें लाइक मेबी आइडिया, आपकी अपनी क्रिएटिविटी और आपकी अपनी हिम्मत खत्म हो जाती है, आप बोर हो जाते हो, लीडरशिप बोर हो जाती है, यार बस और नहीं करना ये काम, कुछ और करते हैं। तो ये बिजनेसमैन ऐसे नहीं करते, जब तक एक चीज से पैसा आ रहा था तो मारे होते हैं। ये कर लेते हैं ना, फिर आप अब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाले प्रोडक्शन के उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, वाइड एरिया, किसी भी चीज की प्रोडक्शन में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी तो एलिमेंट हो सकता है कि फैमिली के अंदर किसी ने उनको कहा किया, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग, सो लेट मी गो इनटू द हेल्थ केयर। अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फौरन चले गए हैं, व्हिच वाज वेरी रिस्की। इट इज नॉट अ वेरी गुड मूव। सर, ये हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं कि
और फिर उन्होंने Yes. मूव किया तभी ये लोग अपने बैक बाद में ही मूव किया है, बाद में ही मूव किया है। इन्होंने लाहौर में जहां जहां ब्रांच खोल सकते थे पहले ब्रांचेस खोली। पहले ये इस पे थे, इस पे आए, साथ साथ ये भी करते रहे, एंड देन दे डाइवर्सिफाइड। इमीडिएटली डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप एक्चुअली तभी जाते हो, मैंने कहा ना पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हो ही ना। जैसे आपने कहा दूसरे कंपेटिटर भी तो है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दोस कंपेटिटर्स आप कहते हो इसको छोड़ दो, इसमें बहुत पैसा लग रहा है, गो टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मार्केट डेवलपमेंट की बात होती है तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड में Yes. काइंड ऑफ फ्लॉप। बड़े बड़े अच्छे कैफे मासूम्स वगैरह सारे आके खत्म। हालांकि लाहौर में वो सही काम कर रहे थे, यहाँ फ्लॉप हो गए, मार्केट डेवलप नहीं कर सके। अगेन देखो वही कंपनी, वही लोग जब नॉन अननोन के कॉम्बिनेशन में आए तो प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी कंपनीज ने, बॉर्नवे की बता रहा हूँ, बॉर्नवे में उन्होंने नई बेकरी के अंदर बेकरी लॉन्च की, हाई क्लास, बहुत अच्छी चीजें, बट फ्लॉप हो गए। रीजन क्या था? आई थिंक रीजन ये था कि अगर किसी ने एक एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है तो गवर्नमेंट के लिफाफे में जरूर लेके आनी है, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये सारी चीजें चेंज की, बट उन्होंने कहा नहीं ये काम नहीं चल सकता। तो कई दफा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेल हो जाती है, कई दफा मार्केट डेवलपमेंट फेल हो जाती है। तो अगर ये दो इतनी रिस्की हैं तो ये तो डबल रिस्की होगी सर। बेनिफिट हाई रिस्क है, हाई रिटर्न हो सकता है। कई दफा ब्लू ओशन के लिए आप इन सारी चीजों से निकल के जब जाते हैं वो भी तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। मार्केट स्टडी कैसे है, आपने बेसिकली इसको किस तरह एनालाइज किया? आपको हो सकता है ये चारों ऑप्शंस आपके पास एग्जॉस्ट हो गई हो, फिर भी तो आपने कुछ करना ही है ग्रोथ के लिए। किसी भी बिजनेस में नहीं जाने में जो 5 फोकस मॉडल है, अगर आप इसको स्टडी करें तो जैसे ही आपको ये बताएगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मसलन इस टाइम पे आपको टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं, टेलीकम्युनिकेशन खुद डाइवर्सिफाई कर रही है, उन्होंने अपने बैंक खरीद लिए हैं, अपने इन चीजों में जा रहे हैं। द मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। यहाँ भी जब फुल सैचुरेशन आ जाती है तो देन यू मूव टुवर्ड्स दिस, बट कैनिबलाइजेशन हो जाती है, देन यू मूव टुवर्ड्स दिस, इसमें भी कैनिबलाइजेशन होती है। बिकॉज अगर आप एक बेकरी जो ब्लू एरिया में थी और अब आपने कराची कंपनी में उसको खोल दिया है, तो जो बंदा G9 में है पहले जो ब्लू एरिया जाता था वो कराची कंपनी जाएगा, तो कैनिबलाइजेशन तो वहां भी होगी, बट वो मार्केट कैनिबलाइजेशन होगी। एग्जिट तो इन चार ऑप्शन, वो ग्रोथ नहीं है, एग्जिट इज फारिग। अच्छा एक बात चलो इसमें मैं आपको बताऊं, एक और स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ बट इट इज नोन एज कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। वहां एग्जिट कई दफा पॉसिबल होता है, नॉट कंप्लीट एग्जिट। आप जरा एक एग्जांपल देखें, मुझे पता आपको नींद आ रही है लेकिन एक एग्जांपल देखें। मेरा बिजनेस 5 मार्केट में काम कर रहा है, नॉट ऑल द मार्केट्स आर द सेम। एक मार्केट में मैं 100 रुपीज प्रॉफिट बना रहा हूं, दूसरी मार्केट में मैं 200 रुपीज प्रॉफिट बना रहा हूं, तीसरी मार्केट में मैं 600 रुपीज प्रॉफिट बना रहा हूं, चौथी मार्केट में मैं लॉस में जा रहा हूं, और पांचवी मार्केट में मैं पैसा बना रहा हूं। सॉरी, in how many markets I am successful? 4 markets में I am successful, but जरा मेरा टोटल करें, 1900 माइनस 2000, टोटलिटी में देखते हुए मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, लॉस में जा रहा है। कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी मुझे पता क्या बताती है, इसमें से एग्जिट ले लो, इस मार्केट से। पिछले सवाल पूछा था जो आपने भी खुद ही सेंसिटिविटी मासूम देखी थी, तो मासूम ने गुलबर्ग में उनका जो नवाब आलम से देखी चल रही थी वो थी,
इस्लामाबाद, पेशावर, पिंडी, हैदराबाद को भी, बट ये सारी ऑप्शन उनकी लिए एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने बंद करके अभी रिसेंटली आर्ट कैफे खोला है, डाइवर्सिफाई करके। डाइवर्सिफाई करके। तो इसको लेकिन उससे पहले उन्होंने कंसोलिडेशन किया, कुछ फाइंड अप किया। अगर कंप्लीट फाइंड अप करते हैं तो एग्जिट है, लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अब देखें जरा दूसरा सिनेरियो, मुझे बताएं क्या हो रहा है। 300, 900 ये ले। आप एक बिजनेस बंद करने की वजह से आपकी जरा सिचुएशन देखें ओवरऑल बिजनेस की क्या होगी स्ट्रेटजी, ठीक है एग्जिट की कॉस्ट भी तो आपको पे करनी पड़ती है जी। You exit, you have to also उसके लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू वर ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो कि बच गई है। मतलब वो आप उसको न्यूमरेट करोगे ओवर द इयर्स जी, उस हिसाब से फिर तो कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी हमें ये बताती है, पोर्टफोलियो में ही एक्चुअली उसकी बात हो रही होती है। जो डॉग्स के लिए हम करते हैं ना, डॉग्स से एग्जिट कर जाते हैं, वो कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी एक्चुअली होती है, कंसोलिडेट करना अपने सारे बिजनेसेस को। कई दफा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करते हैं, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करते हैं, मतलब ABCDE डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट एसपीयू, 2 एसपीयूज बंद कर दो तो आप बेहतर हो जाते हैं। कई दफा प्रोडक्ट को कर रहे होते हैं कि 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक बहुत ही बुरा कर रही है, बाकी सबका भी पैसा वो खा रही है, इसको बंद कर दें, सेट हो जाएगा। लेकिन कई दफा आप सेम बिजनेस को कंसोलिडेट कर देते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बीसीजी मैटर का क्वेश्चन उसमें भी सारी बातें तो वो डिस्कस हुई थी। नहीं, बीसीजी में तो इन्होंने एग्जिट का पूछा है तो मैंने कंसोलिडेट। वो बात नहीं कि आपकी देखिए इन्वेस्ट और वेस्ट डाइवर्स्ट, ठीक है, और बेसिकली स्टार्ट में बेसिकली नहीं कहा था कि आप सिलेक्टिव होकर चलेंगे, तो मतलब बस ये कि बेसिकली में चालू की और कैटेगरी ये हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं जी, वो भी मैंने ये बता रहा था कि कौन सा बिजनेस पीरियड में बेसिकली उसमें एक ऑप्शन ग्रोथ की थी और एग्जिट की भी थी। वो तो मार्केट ग्रोथ बता रहा था कि आने वाले टाइम एंटिसिपेटेड मार्केट ग्रोथ, ये बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। वो बता रहा था कि आने वाले टाइम में मार्केट के क्या हालात होंगे आपके लिए, डिफरेंट चीजें। वो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ की बात करते बिल्कुल ठीक। हैं। मार्केट शेयर एग्जिस्टिंग वो कह रहा था कि अभी कितने हैं, एग्जैक्टली ठीक है, अभी कितने हैं, उसकी बेस पे आपने आगे क्या करना है, वो ये बता रहा था। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, उसकी ये ऑप्शंस है, ये फर्क। मार्केट कैनिबलिज्म मैंने ये बोला था कि अगर हम मार्केट एक जरा अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो मार्केट कैनिबलाइजेशन पे चले जाएंगे, अगर इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन पे चले जाएंगे। बुरा है? बुरा नहीं है, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये कैनिबलाइजेशन आएगी। देखें, आपका फॉर एग्जांपल सरीना है ना, आपने इस्लामाबाद में बनाया हुआ है, अगर आप पिंडी भी एक बना दें तो क्या होगा, जो कस्टमर पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में से इस्लामाबाद में ही ठहरता था, अब जी जी जी, आप असल में नेट ग्रोथ देखते हैं। नेट ग्रोथ अगर इंक्रीज कर रही है तो ठीक है, उसका मैं आपको जरा समझाता हूं कि किस तरीके कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मेरी लोकेशन वाइज मेरी एक ब्रांच इधर है और इसको जो मार्केट सर्व कर रही है वो ये है, और इस मार्केट में मेरे पास 2000 कस्टमर है और मेरी इस ब्रांच को मैक्सिमम इसी 2000 कस्टमर ने ही आना है, बट देयर इज अनदर मार्केट, देयर इज अनदर मार्केट, यहां मैं एक ब्रांच बना देता हूं। अब इसमें ये वाले लोग तो आ रहे हैं
कुछ ये वाले लोग इस मार्केट से भी इनको ये नजदीक पड़ता है, तो ये जो ओवरलैपिंग है, हो सकता है मैं इसमें से 200 कस्टमर जो है वो इस 2000 में से लूज करके यहां जाने लग गए, और यहां से मैं 1500 नया कस्टमर जनरेट कर लूं। अब आप देखें यहां कितना रहेगा, तो अगर आइसोलेशन में इसको हम देखें तो ये तो हमने खराबी कर ली है, लेकिन टोटलिटी में देखें तो 18 + 15 तो 1300 का इंक्रीज आया है इस ब्रांच को बनाने के साथ। इसी तरह जब यहाँ भी ब्रांच बनाएंगे अगेन कैनिबलाइजेशन होगी यहाँ दोनों मार्केट से, लेकिन कुछ 500-700 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो ये आपको देखना पड़ता है। मसलन सर इसकी एग्जांपल आई थी कि चारकोल ब्रांड में क्या एक उनकी आउटलेट यूके में थी, एक उनकी आउटलेट F6 में थी और सिंगापुर में भी थी, तो तीनों एरिया जो है मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की विसिनिटी में जी, तो एक्चुअली ये हुआ कि F6 वाली बंद करनी पड़ी, यूके वाली भी बंद हो गई, और अब वो बेसिकली इसी में आएगा। आपने इसी में जनरेशन वालों का देखा है कॉन्सेप्ट, कम ब्रांचेस के साथ डील करते हैं, F7 सदर, उसके अलावा तो मेरे ख्याल इधर नहीं है कोई भी, एक पिंडी के लिए इस्लामाबाद के सेंट्रल खत्म, ईगा में है थर्ड आप जी बिल्कुल होते हैं, हर किसी के होते हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन स्टिल ये स्टडी की जाती है कि कितनी कैनिबलाइजेशन आएगी। अगर आपने को नई पेस्ट्री लॉन्च की है तो जब मैं पहले कप केक खाता था, मैं पेस्ट्री खा रहा हूँ, तो कैनिबलाइजेशन तो होगी। इसी तरह जब मैं ब्रांच दूसरी खुल गई है, उधर का कस्टमर जो पहले दूर चल के आता था वो नजदीक चला जाएगा, अच्छी चीज है। नेट ग्रोथ हो रही हो तो फिर ठीक है, ये नहीं है कि आपने ब्लू एरिया में बनाई और पिछली गली में फिर ब्रांच बना दी। इफ यू थिंक इतना कस्टमर है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपको 1000 कस्टमर था जो पहले एक ब्रांच डील कर रही थी और इसकी कॉस्ट कुछ भी थी, अब आपने 1000 को 2 में डिवाइड कर दिया, 500 इधर चला गया, 500 इधर चला गया, लेकिन आपकी कॉस्ट दूसरी ब्रांच की बढ़ गई, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। यस, और अगर मैं पहले कुछ पैसे रेट पे खाती हूँ, मैं बात सकता है कि मैं स्टेज पर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या अगेन मैंने कहा नेट इफेक्ट देख, अभी हम इसको सिर्फ स्मार्ट आइसोलेशन में देख रहे हैं, अगर जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करती है तो फिर अपनी स्टडी करती है प्रॉब्लम, डायरेक्ट स्ट्रेटजी का कांसेप्ट है कि कॉस्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो भी साथ-साथ सब कुछ देख के वो फिर कर रही। अगर आपने सिंपल नगेट्स हैं और हरे भरे नगेट्स हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, क्विज करते हैं या 5 मिनट ब्रेक करना है? 5 मिनट्स ब्रेक एंड वी स्टार्ट आवर क्विज एट 8:15 एंड उसको हमने खत्म करना है विद इन 20 मिनट्स, बिकॉज हमने जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें से एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने करना है, बाकी आप खुद ही पढ़ लो। 20 मिनट्स पहले खत्म कर दें, ठीक है। ऑनलाइन पीपल, जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज नॉट वेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू जो हमने पढ़ा है, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग में, उन सारी चीजों में यूज हो रहा होता है। आपके पास जो आर्टिकल आया हुआ है उसको आप गौर से बाद में देखेंगे, फिलहाल नहीं देखेंगे। मैं आपको अभी एक जो हमारा टाइटल है अप्लाइड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका थोड़ा सा टच देखने लगे हम कि उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं बाद में, कि कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इशू है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, कस्टमर टच पॉइंट्स।
एक ब्रांड है क्लिनिक. How many people know about it? Cosmetics. 1, 2, 3, 4. उसका कलर कौन सा उसकी वैसे जो मेन पता है, मैंने कहा चेक कर लूँ मैं. How many people heard it for the first time? कोई ऐसा इशू नहीं है. Okay. How many people know its worth or value? Is it a good brand? जी, good brand, better than Rimmel. Kind of same. Okay. Who bought their product? रंग पता तो. Who's buying it repeatedly? Are you going to recommend to somebody कि अच्छा है या बुरा है? Okay, good. Astute. ये ब्रांड ही है. लोकल भी नहीं आपको पता होगा. दीना सुर्खी का पता है? Now, the point is, for any brand or for any product, आपको उस मार्केट में डिफरेंट बंदे मिलते हैं. कुछ ऐसे बंदे होते हैं अबाउट द सेम प्रोडक्ट, अबाउट द सेम ब्रांड, जो ऐसे देखने लग जाते हैं कि ये क्या चीज है. ऐसा होता है हर मार्केट पे. ऐसे लोग होते हैं किसी एक ब्रांड को स्पेसिफिकली हम सोच के. फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक के लिए हमने कहा तो बहुत सारे लोगों ने सोचा डॉक्टर बैठा होता है, नर्स होती है बाहर, उसको क्लिनिक कहते हैं. फाइन, बट ब्रांड का आइडिया चलो नहीं है. कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता था कि क्या है, बट ऐसा पता है. कुछ ऐसे थे जो कंपेयर कर सकते थे. कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक आधी दफा बाहर से बंदा आया, उसको कह दिया मेरे लिए कुछ कहना, तो वो ड्यूटी फ्री शॉप से ले आया. कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर यूजर्स हैं, बायर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बड़े लॉयल कस्टमर हैं उसके, और कुछ ऐसे हैं उसके बाद भी जो बाकी लोगों को भी खींच के लेके जाते हैं कि नहीं यही खरीदना है. तो दैट मीन्स आपके पास कस्टमर्स जो हैं किसी एक ब्रांड के लिए, किसी एक चीज के लिए, वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं. दिस इज बिकॉज every company is continuously doing promotion. पेप्सी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, but there are always new customers. There are always people who heard this name for the first time. ठीक? So ये भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, customer touch points. Now, starting from the awareness level, some people are not even aware of something. Some people are aware of it. Some people are at the discovery level. वो देख रहे हैं कि ये कैसी चीज है, क्या है. Some are engaged in that product. Some are active clients. Some are successful clients जो repeat users हैं, and some are referrals. इसको different नाम से किया जाता है. यहाँ रिपीट यूजर भी आ जाता है, यहाँ लॉयल कस्टमर भी आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं. बट मैंने आपको एक जेनेरिक सी चीज दिखा दी. द आइडिया इज दैट फॉर एनी प्रोडक्ट, फॉर एनी ब्रांड, यू ऑलवेज हैव पीपल एट दिस लेवल, people at this level, people at this level, people at this level, and at this level. Now, the dream of every brand and every product is to create all the customers ड्रीम है. इसको एक नया नाम जो दिया जाता है उसको कहते हैं delighted customer. It is more than the loyal customer.
सिंपल टर्म्स में डिलाइटेड कस्टमर वो है जो बड़ी खुशी से रेफर करता है आपकी ब्रांड या आपकी प्रोडक्ट को टू देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड टू अदर पीपल. Actually, word of mouth. Word of mouth is the strongest way of promotion. Strongest. Because उससे ज्यादा believable promotion कोई भी नहीं है. तो यार मैंने यूज किया, तुम क्यों परेशान हो? Done. More than 95% of the times referral ज्यादा effective है, remaining सारे 5% होंगे शायद. So, जो मैंने आपको आर्टिकल दिया है उसमें से जो चीज समझने वाली है, वैसे बड़ी अच्छी चीज है समझने के लिए, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी है सब कुछ को. द आइडिया इज कि इस राइटर ने हमें ये कहा कि आप लोगों का नेट प्रमोटर स्कोर इवेलुएट करें. अब इसको जरा एक आर्टिकल पे ले जाए, वापस इस पे. द वन नंबर दैट यू नीड टू ग्रो. आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज के लिए जो सबसे इफेक्टिव टूल है, दैट इज दिस नेट प्रमोटर स्कोर. ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट वेरी इफेक्टिव. एक्चुअली हुआ ये कि बहुत सारे सर्वेज लोग करते हैं सेटिस्फैक्शन के, ब्ला ब्ला ब्ला. इस ऑथर ने कहा कि आपको बहुत सारे सर्वेज करने की जरूरत नहीं है. If you can get a net promoter score which is good, तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड, आपकी चीज खुद ब खुद ग्रो करेगी. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. नेट प्रमोटर स्कोर पे एक्चुअली इसका जो आपने सीखना है वो सीखना है कैलकुलेशन कैसे होती है. वेरी सिंपल, बट प्लीज क्वेश्चन पूछ लेना. आप अपने कस्टमर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हो. वो क्वेश्चन ये पूछते हो कि हाउ लाइकली यू आर गोइंग टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स, जो भी, टू अदर्स. हाउ लाइकली यू आर गोइंग टू रेफर और रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू अदर्स. और उसको जो ऑप्शन देते हो वो देते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 options. यहां आप कहते हो, अभी मैं अपने पास से ये स्केल बना रहा हूं, बट स्केल इसी तरह का बनता है. एक्सट्रीमली लाइक कि जी मैं जरूर उसको खींच के लेके आऊंगा, बल्कि खुद पैसे दूंगा उसके. वेरी लाइकली, मे बी, not sure. Might not. ये मैं अपने पास से स्केल बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज पूरी करना जो भी बनता जा रहा है. Might not recommend. Not recommend. करते 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 never and never ever. आप ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने सारे कस्टमर से या जितने भी कस्टमर से फिल करा सकते हैं. आप उनसे ये एक क्वेश्चनर फिल कराते हैं. इसकी वो इफेक्टिवनेस इसलिए बताता कहता है जितने भी सर्वेस पहले बने हैं वो सर्वेस का प्रॉब्लम ये था कि उसमें सवाल ही बड़े होते थे, कस्टमर जवाब भी सीरियसली नहीं देता. इफ यू टेक कस्टमर्स मोर देन 5 सेकंड तो उससे हो जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं सर्वे करता. जब आप ISS करोगे या कुछ रिसर्च करोगे फिर आपको पता चलेगा. तो उन्होंने कहा एक क्वेश्चन पूछें, 10 ऑप्शंस हैं,
अब डेफिनेटली इस पे लोग जो हैं वो आपको कोई ना कोई आंसर तो कर रहे होंगे। आपने इन लोगों की दो कैटेगरीज बनानी है। एक कैटेगरी 1 to 6 की, एक कैटेगरी 9 to 10 की। ये दो कैटेगरीज बन गई। इनको आप कह देते हैं प्रोमोटर्स, इन लोगों को आप कह देते हैं डिट्रैक्टर्स। If anybody answered between 0 to 6, he or she will be considered as a detractor. If anyone answered either 9 or 10, they will be considered as promoters. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन क्लियर सर? स्लीपिंग वेल? यस सर। ओके। सो दो कैटेगरीज में आपने लोगों को डिवाइड कर दिया। Everybody who answered 0 to 6 is a detractor because नी की तरफ जा रहा है, ये माइट की तरफ जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हाँ लाइकली एंड वेरी लाइकली मैं रेकमेंड करूंगा, ये आपका प्रमोटर है ना। सिंपल मतलब ये है, नेट प्रमोटर स्कोर का सिंपल मतलब ये है कि आपके कस्टमर्स में ज्यादा डिट्रैक्टर हैं या ज्यादा प्रमोटर हैं। एक्चुअली ज्यादा प्रमोटर होंगे तो अच्छी बात है, ज्यादा डिट्रैक्टर होंगे तो बुरी बात है। इट इज नॉट अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर। हो सकता है सेटिस्फाइड कस्टमर हो लेकिन वो रेफर ना करे, वो गरीब है, वो सस्ती चीज खरीदता है, वो किसी और को कहने के काबिल नहीं है, कोई भी उसके मसाइल हो सकते हैं। बट आपने जब ये काम कर लिया, सपोज आपने 100 लोगों से ये सर्वे करवाया, थर्टी 30% ने ये जवाब दिया है, 70% ने ये जवाब दिया है। आपने करना ये है, आपने प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर्स कर देना। फॉर्मूला इज प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर्स विच इज 70 minus 30 is equal to आपका नेट प्रमोटर स्कोर जो है वो 40% है। एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं आप लोग, और मैं भी अभी फिलहाल मिस कर गया हूं, मैंने 100% पे सिंपल फॉर्मूला कहा, अब मैं जरा लोगों पे लेके आता हूँ, मैं वही करवाने लगा हूँ, होंगे लोग ना ऐसे। एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं और 100 नहीं लोग हैं। लेट्स सपोज आपका सर्वे जो था, अब जरा कैलकुलेटर निकाल लें, आपका जो सर्वे था, आपने अप्लाइड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पास करना है ना, आपका जो सर्वे था, यू टुक सर्वे फ्रॉम 4,730 people. अब देखें जरा, ये 3 कैटेगरीज बन गई। 1500 ने ये रिस्पॉन्स किया, 1730 ने ये रिस्पॉन्स किया, बाकी कितने रह गए? 1500 रह गए, और 1500 ने ये स्कोर, ये रेट किया। अब जरा एक काम करें, दिस फिगर
divided by this figure, total number of participants, respondents, divided by the detractors. मुझे जरा बताएं. No. 36%. ठीक है. 31%. 31%. ये 31% किसी खाते में आपके नेट प्रमोटर स्कोर के नहीं आएंगे, बिकॉज अभी फिलहाल इनका आप कुछ भी नहीं कर सकते. दे आर नीदर गुड और बैड, सो इनको आप माइनस कर देते हैं. इट डजंट हैव ऑलवेज हैव टू बी 100% जिसमें से प्लस माइनस हो रहा हो. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर. सो 31 माइनस 36 इज इक्वल टू आपका नेट प्रमोटर स्कोर जो आया है कि 5% नेट आपके डिट्रैक्टर्स हैं उस टाइम. आपके कस्टमर्स हैं लेकिन ग्रोथ के लिए कस्टमर यूज नहीं हो रहे, बल्कि कैनिबलाइजेशन नहीं, नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई लेने जाएगा तो उसमें नहीं, इसको नहीं खरीदना. जितने लोग प्रमोट कर रहे हैं उससे ज्यादा डिट्रैक्ट कर रहे हैं नए सेलर्स को या बायर्स को या सिंपल बायर्स को. स्ट्रेटजी होगी कि जो 7 to 8 है इनको उस साइड पे ले जाए, इनको ड्रैग करके यहां लेके आए, इनको ड्रैग करके यहां लेके जाए. मैंने बताया द ड्रीम इज दैट एवरीबडी इज हियर. अगर ये है, आपको किसी चीज को प्रमोट करने की जरूरत नहीं. रिसेंटली अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, एक फैंस आते हैं, सीलिंग फैंस, लाहौर फैंस के नाम से. हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट? 1 2 3 4 5 सिंपल डिजाइन्स. उनका कभी ऐड नहीं देखा हमने. आई थिंक बहुत कम कहीं होता है, शायद कोई न्यूज़पेपर में कहीं आता हो. दे डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एड्स. प्रमोशन पे पैसा नहीं खर्चते. आई थिंक अगर उनका नेट प्रमोटर स्कोर चेक किया जाए ना तो 80% होगा. 3 times more expensive. A normal fan is 2000. Normal का मतलब है बहुत ही फारिग वाला. They sell it for 6500 आजकल. 6000 और प्राइसेस बढ़ गई होंगी. बट जिसने भी घर में लगवाए होते हैं, जो भी नया घर बनवा रहा होता है ना, वो स्पेशल जाकर कहता है यार ये काम ना करना, सिर्फ यही वाले फैन लगवाना, इसके अलावा. और एक्चुअली कह रहे होते हैं व्हाई? बिकॉज वो वाकई 10 15 20 25 साल को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड द ओनली थिंग इज कि वो कहते हैं बाकी हम कॉपर यूज करते हैं, कॉपर की वायर एंड सब कुछ, एंड वो करते हैं. सो इफ यू हैव द नेट प्रमोटर स्कोर, आपको कोई प्रमोशन की जरूरत पड़ती ही नहीं. सो आजकल की मार्केटिंग की या स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में योर गोल इज नॉट टू मेक लॉयल कस्टमर्स. योर गोल, कुछ इसको भी कहते हैं, your goal is not to have the customer satisfaction. Your goal is to get the customer delight, and your goal is to create delighted customers, not repeat users. इसमें आप केस स्टडी में, उसमें आर्टिकल में देखेंगे तो आपको कहते हैं जो डिलाइटेड कस्टमर है वो हो सकता है कि आपसे चीज खरीद भी ना रहा हो लेकिन डिलाइटेड कस्टमर होगा. मसलन एक बंदा था, वो होंडा गाड़ी यूज कर रहा है क्योंकि तब उसके पास पैसे कम होते थे, और वो होंडा गाड़ी ले रहा है. ये बायर की एग्जांपल दे रहा है इसलिए ऐसे लग रहा है, आपको तो लग रहा होगा है होंडा. तो बाद में उसने मर्सिडीज खरीदनी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी वो कहता है जब अपने नेफ्यू को बताएगा ना कौन सी गाड़ी लेनी, बिकॉज नेफ्यू अभी उस स्टेज पे है जिसपे वो किस टाइम पे था, तो यार होंडा गाड़ी लेनी, तुम्हारे पास कम पैसे हैं लेकिन ये बहुत अच्छी गाड़ी. सो वो बायर ना होते हुए भी डिलाइटेड कस्टमर है. एक बंदा है जिसने पहले रेंट करता था गाड़ी,
और अब उसने गाड़ी अपनी खरीद ली है, आपका कस्टमर तो नहीं रहा, वो रेंटा कार का कस्टमर नहीं रहा, पर जिसको भी रेंटा कार चाहिए वो कहेगा इन्हीं से रेंट करो। तो नॉट ओनली योर बायर्स आर योर डिलाइटेड कस्टमर्स। कई दफा ये होता है कि कहीं से गिफ्ट आपको आ जाता है, आप इतने उम्मीद नहीं होते, और आप वो प्रोडक्ट यूज करते हो, यू इमीडिएटली बिकम अ डिलाइटेड कस्टमर। आप नहीं खरीद सकते, लेकिन आपके जो अमीर दोस्त होते हैं आप उनको मशवरा दे रहे होते हैं, पुरानी डब्बी संभाल के रखी होती है कि देखो मैंने इस्तेमाल की थी, तुम भी लो। यू स्टिल अ डिलाइटेड कस्टमर। सो द आइडिया इज to get this number. The idea is to get the net promoter score on a positive side, and if you get good companies, उसने लिखा हुआ है कि 75 to 80% net promoter score होता है उनका, जिसकी वजह से then they grow like this. इस पे आपने मुझे एक असाइनमेंट करके देनी है, एक क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन सिंपल, एक प्रोडक्ट चूज करनी है, यही क्वेश्चन लिखना है, 10 का स्केल बनाना है, और 10 के स्केल पे आपने अपने ही क्लास फेलो से सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू बी आंसरिंग 30-35 क्वेश्चंस, ऐसे ही है। और जो आपको स्कोर मिलेगा, प्रोडक्ट आपकी मर्जी की होगी, स्कोर ये लोग करेंगे सारे, एंड देन द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट, आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या नेट प्रमोटर स्कोर निकला। ये 70 to 75% उसमें कभी भी नहीं आ सकता, कैसे आएगा? जीरो डिट्रैक्टर्स। ठीक सर, देखिए आप इसमें कोई भी परसेंटेज देंगे उसकी, वो 3 फैक्टर्स उसको डिवाइड करेगा, ठीक है? अगर कोई 50 आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, तो मतलब आप उसको 75 मतलब कब लेंगे जब आपका इस मतलब है कि आपके। आप मुझे आंसर करो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, डिट्रैक्टर्स आर जीरो, आइडियल सिचुएशन है अभी सर। इसलिए 80-70 का 100 क्या लेते हैं, चलो 10%, 90%। हो गया वो दरम्यान वाले है ही नहीं। मतलब वो इसका मतलब 75 to 50 बड़ी मुश्किल है, मुश्किल काम है, वो कह रही है टॉप कंपनीज का बता, टॉप 75 to 80, लेकिन इवन इफ यू गो टू 40-50 बहुत बड़ी बात है। उसने कुछ स्केल दिया है इसका कि मतलब अगर ये भी करो तो इवन ईयर्स भी या वैसे उसने बताया। एक तो पहली बात है पॉजिटिव में रहना जरूरी है, पहली बात पॉजिटिव में रहना जरूरी है, परसेंटेज में 1%, 2%, 3%, नॉट ऑल मीन हम ठीक है पॉजिटिव में रहना जरूरी, लेकिन उसको बढ़ाना है। माइनस वाले में फर्क आ गया तो पॉजिटिव में आना है। आपको नेट पे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, और किसी जगहों पे आपको थोड़ा सा स्केल फर्क भी मिलेगा, बहुत कम जगहों पे। मसलन किसी ने ये कह दिया वो 2 कैटेगरीज बना लें और 7, 8, 9, 10 एक कैटेगरी करते हैं और ये दूसरी करते हैं, ऐसा होगा। बट आप मेरा ख्याल है इसी के साथ चलो जो क्लास में हमने पढ़ा, ताकि सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो वी हैव 3 कैटेगरीज एंड उस तरीके से उसको चला। या आप मुझे सबमिट करेंगे 2 वीक्स आफ्टर मिड टर्म। इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि हाउ लाइकली यू आर गोइंग टू रेकमेंड HP लैपटॉप टू अदर्स। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी आप प्रोडक्ट अपनी मर्जी की चूज कर ले, और उस पे भी थोड़ा सा नोट ऊपर लिखना होगा आपको कि दिस इज अ प्रोडक्ट, this many people answered this question. इसमें प्रॉब्लम है सबने उसका एक्सपीरियंस किया। देख लो ना, मतलब गरीबों वाली चीजें रखो ना, तो मतलब वो सबने यूज की होंगी। जी जी, कुछ भी, कोई एनी ब्रांड, एनी कंपनी, एनी प्रोडक्ट। सॉरी मैं समझ गया था, मैंने फिर आपने कह दिया तो अब एचपी पे ही हमने करना है। नहीं, मैंने एग्जांपल उसका तरीका ये है कि आप अच्छा ऐसे करते हैं
कि गूगल फॉर्म आपको बनाना आता है? मैं आपको इस तरह करता हूँ, गूगल फॉर्म का एक छोटा सा क्लिप भेज दूंगा, उस पर देख लें, उस पर ये फोटोकॉपी शॉपी से मैं भिजवा दूंगा बेफिक्र। ओवर द वीकेंड मैं आपको भिजवा दूंगा कि आपने मिड टर्म के बाद करनी है, फिलहाल टेंशन नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा कुछ असाइनमेंट भी तो हो ना मिड से पहले जी। मिड टर्म के बारे में एक अप्लाइड क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 or 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। मिड टर्म लॉन्ग क्वेश्चंस, फाइनल में केस स्टडी होगी। 1 or 2 लॉन्ग क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है। आपने ज्यादा टाइम किया तो 2 दिन ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, फिर आपको 15 मिनट में करने पड़ेंगे। ऑनलाइन जो लोग हैं, जो ऑनलाइन लोग हैं, आई थिंक वो फिर क्लास ऑफ कर सकते हैं। ओके सर, और क्विज के बारे में सर फिर क्या करेंगे? क्विज कोई नहीं, 5 नंबर का ही है, कुछ नहीं होता। सर 5 नंबर भी बहुत होते हैं।